Assalamu alaikum to all students, welcome in ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका होस्ट हुस्नैन अली मुग़ल। और आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमने शुरू किया हुआ था और वो कंप्लीट हो गया है। तो उसकी एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास क्वेश्चंस हैं 7.1 टू 7.22। ठीक है, तकरीबन 22 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनमें से आज हमने 10 डिस्कस करने हैं। और उनमें से पहला क्वेश्चन जो सा है वो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.1 टू 7.1। इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अब आप देख सकते हैं कि 7.1 में हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं। मल्टीपल चॉइस में आपने क्या करना होता है, 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं एक स्टेटमेंट के, उनमें से करेक्ट आंसर आपने चूज़ करना होता है। तो मैंने ये लगा दिए हैं और बेसिकली इन टॉपिक्स को हमने स्टडी भी किया था डिटेल से, और इनके एमसीक्यूज़ को भी हमने रिसेंट जो टॉपिक्स थे उनके साथ डिस्कस किया था। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7.2 पे। और क्वेश्चन नंबर 7.2 हमारे पास क्या है, हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज़ हेल्पफुल। कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल हमारी किस तरह मदद कर सकता है इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंशिएट करने के लिए किस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल हमारी मदद कर सकता है। तो पहला अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर थी टोटल 3 तरह की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब अगर हम देखें तो इसकी थोड़ी ग्रामेटिकली इसकी थोड़ी सी डायग्रामेटिकली अगर डायग्राम की मदद से हम देखें तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, सॉलिड का। सॉलिड में अगर आप देखें तो इसके जो से मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक हैं, ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और इनकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। अब इसके बाद अगर हम आ जाएँ किस पर, लिक्विड्स पर। ये लिक्विड्स का आपके पास स्ट्रक्चर है। लिक्विड में अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल्स पैक तो हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वो मूव कर सकते हैं। उनके मॉलिक्यूल्स में मोशन पाई जा सकती है। और मोशन आपके पास 3 तरह की हो सकती है, लीनियर, उसके बाद वाइब्रेटरी और रैंडम। ये 3 तरह की आपके पास मोशन पाई जा सकती है, या रोटेटरी भी हो सकती है। और इसी तरह अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ गैस में अगर आप देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसिस होती हैं। एम्प्टी स्पेसिस की वजह से अगर हम देखें तो इनकी डेंसिटी भी कम होती है और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, और इस वजह से ये क्या करती हैं, और इनमें स्पेसिस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये फ़्लो कर सकती हैं, और इसकी कोई अपनी डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, डेफिनेट शेप भी नहीं होती। अब इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने तो ऊपर पॉइंट्स बना के डिस्कस किया है। पहले हम सॉलिड्स का डिस्कशन करते हैं। सॉलिड्स आपके पास क्या हैं, सॉलिड्स हैं जी, इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कहते हैं सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं तो इसका मतलब दे डू नॉट मूव प्लेस टू प्लेस, ये मूव नहीं कर सकती, मुझे मैंने पहले बता दिया। उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट है, कहता है जी दे डू नॉट हैव वाइब्रेटरी या रोटेटरी मोशन। इनके मॉलिक्यूल में कोई किसी भी किस्म की सॉलिड के मॉलिक्यूल में मोशन नहीं पाई जाती। अब आ जाते हैं हम लिक्विड्स पे। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड का जो पहला पॉइंट है वो एज़ कम्पेयर टू अगर हम सॉलिड देखें तो इसमें डेफिनेट वॉल्यूम है, इनडेफिनेट शेप है। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि अगर हम इसको जिस कंटेनर में डालते हैं जी उसकी शेप इख्तियार कर लेती है। इसी तरह अगला है जी पॉइंट, इट हैज़ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले में इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू दिस रीज़न डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड्स इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। कहते हैं सॉलिड के मुकाबले में इनके जो से मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद 4 वाला पॉइंट है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ऑलवेज इन मोशन। कहता है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं। और कहता है जी इनकी मोशन आपके पास वाइब्रेटरी भी हो सकती है, रोटेटरी भी हो सकती है। अब इसी तरह अगर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करें गैसेस के लिए, तो गैसेस में अगर आप देख सकते हैं तो इनके ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप इसकी इनडेफिनेट होती है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप ये लिक्विड्स की तरह जिस कंटेनर में आप इसको डालेंगे उसकी शेप इख्तियार कर लेगी। और इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, और यही वजह है कि ये क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या कहता है, द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑलवेज इन मोशन। अच्छा, इधर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इधर आना था आपके पास
मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस ऑलवेज इन मोशन, गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में होते हैं और इनकी मोशन कौन कौन सी हो सकती है आपके पास, लीनियर, वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है जी। अब इसके बाद हम 7.3 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.3 आपके पास क्या है, डज देयर एग्जिस्ट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज दैट। अब ये जब हम मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने लास्ट पे देखा था प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर है और ये बनती किससे है, गैसेस से। गैसेस को जब हम हार्ड करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के दौरान जो इसके मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्केप आउट कर जाते हैं, जिसके बाद पीछे इलेक्ट्रॉन्स होल्स बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलहदा हो जाते हैं और आयन्स अलहदा हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। और उस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को हम बेसिकली नाम देते हैं किसका, प्लाज्मा का। कहता है प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एट वेरी हाई टेम्परेचर, मैटर एज्यूम इन द स्टेट ऑफ मैटर एज्यूम्स। कहता है फिर हम मैटर को एज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि स्टेट ऑफ गैस कंपैरिजन टू कंप्राइजिंग ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहता है फिर गैस की जो उनसे स्टेट होती है उसमें हमारे पास आयंस पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। दिस स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, और इस स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा कहते हैं और इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। उसके बाद आ गया व्हाट इज़ मीन बाय डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इधर डेफिनेशन सबसे पहले हमने लिखी, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी का अगर मैथमेटिकली फॉर्म देखें तो मैथमेटिकली फॉर्म आपके पास क्या है, मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो सा हमारे पास सिंबल है वो रो है, वो मैंने इधर लिखा, और उसके बाद मैस का एम है और वॉल्यूम को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूनिट आपके पास आ गया जी केजी, क्योंकि मैस का यूनिट केजी है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है, तो इसका यूनिट आ गया केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद 7.5 वाला आ गया, कहता है कैन वी यूज़ ए हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क भी बेसिकली एक लिक्विड ही है। इसी तरह हम हाइड्रोमीटर को यूज़ कर सकते हैं मिल्क की डेंसिटी फाइंड करने के लिए। कहता है हाइड्रोमीटर इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, इट कैन बी यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। कहता है इसको मिल्क की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे 7.6 कहता है डिफाइन द टर्म प्रेशर। कहता है डिफॉर्म प्रेशर आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। प्रेशर जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के ज़रिए असर जो एरिया आता है हमारे, कहते हैं जी अंगूठे के नीचे, हमारी पाम के नीचे, तो वो क्या करेगा, उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर ऑन द यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेशर। कहता है जब हम किसी यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के ज़रिए सर जो एरिया उसके अंदर होता है उस पर क्या अप्लाई होता है, प्रेशर। तो प्रेशर बेसिकली अगर हम देखें तो इसकी मैथमेटिकली फॉर्म आपके पास क्या है, F/A। और ये प्रेशर हमारे पास अगर हम देखें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने दो तरह की क्वांटिटी पढ़ी हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स, और ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको आल्सो इसका दूसरा नाम भी हमारे पास है पास्कल, क्योंकि ये पास्कल ने डिफ़ाइन किया था, सबसे पहले उसने टर्म यूज़ की थी, इस वजह से उसके नाम से इसको मंसूब किया जाते हैं, जिसको पास्कल कहते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 पास्कल, ये भी हमने पढ़ा था पीछे टॉपिक में। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर है 7.7। कहता है शो दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर। कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने शो करवाना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, और बेसिकली ये हमने टॉपिक में डिस्कस किया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक एक्सपेरिमेंट था कि आपने क्या करना है, एक टीन लेना है या एक एम्प्टी कैन लेना है, उस कैन में आपने पानी डालना है और पहले उसके ढक्कन को ओपन रखना है। जब आप उसके ढक्कन को ओपन रखेंगे और उसको पानी पर गर्म करेंगे, जैसा कि ये शक्ल में दिखाया गया है, तो इसके वेपर्स बनेंगे, स्टीम फॉर्म बनेगी और स्टीम आहिस्ता आहिस्ता उस डिब्बे के जो सा ढक्कन वाली जगह है उससे बाहर निकलेगी।
अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ढक्कन को बंद कर देना है। इसके ढक्कन को बंद कर दें और इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करें। बाद में इसको ठंडे पानी के नीचे लेके जाएं। ठंडा पानी जब हम इस पर फेंकेंगे तो इसके जो सी स्टीम फॉर्म होगी वो दोबारा कंडेंस होगी और पानी बन जाएगी। और इसमें अगर हम देखें तो गैसेस में, अभी हमने पीछे देखा तो गैसेस में एम्प्टी स्पेसिस होती हैं। तो जब उसको दोबारा हम स्टीम फॉर्म में देखते, स्टीम फॉर्म से दोबारा उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो एम्प्टी स्पेसिस हैं वो क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। और उसको कवर करने के लिए बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और उस कैन की क्या कर देगा, दबा देगा और तमाम डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगी। इससे हमें ये एक्सपीरियंस पे पता चलता है कि जो से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो फोर्सेस लगाता है तमाम डायरेक्शन में। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ा था, या भी पढ़ा था, द अर्थ सराउंडेड बाय कवर ऑफ एयर। कहता है जी हम जानते हैं कि ये जो सी ज़मीन है इसके इर्द गिर्द एक हवा का एक गिलाफ है। कहता है वी लाइव इन टू बॉटम, और हम इस गिलाफ के इसके बॉटम में रहते हैं, ए ह्यूज ओशन ऑफ एयर। ठीक है, और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवाओं के समंदर पाए जाते हैं। कहता है दिस एयर एक्सर्ट ए प्रेशर। कहता है ये एयर जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करती है किस पर, आवर बॉडीज़, हमारे जिस्मों पर, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर, ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। कहता है दिस प्रेशर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब ये सारा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको ऐसे बता दिया, आपने सिर्फ इसको रीड आउट करना है और आपको बेसिकली ये सारा समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7.8। कहता है इट इज़ ईजी टू रिमूव एयर फ्रॉम द बैलून। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है क्या इट इज़ ईजी, आसान है हमारे लिए रिमूव एयर, हवा को निकालना, किस में से, बैलून में से, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव एयर फ्रॉम ए ग्लास बॉटल। कहता है और हमारे लिए मुश्किल है ग्लास बॉटल में से हवा को निकालना। अगर हम बैलून की बात करें तो बैलून जब हम, ये तो हमारी रियल एग्जांपल है, आम तौर पर जब हम बैलून को हवा भरते हैं तो तब तक उसमें हवा नहीं बढ़ती जब तक हमारा जो सा एक्सटर्नल प्रेशर है, जो हम उसमें बढ़ना चाह रहे हैं, उसका प्रेशर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा ना हो। जब आप हवा भरतेंगे, ठीक है, तो जो बैलून के अंदर हवा होगी उसका जो प्रेशर होगा, एयर प्रेशर होगा उस बैलून के अंदर, इनसाइड द बैलून, वो क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर हो जाएगा। ये मैंने बताया भी हुआ है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो लेस होगा। तो जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो दोबारा वो जो सा हवा, चूँकि इनसाइड द बैलून जो है वो ग्रेटर प्रेशर रखती है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो तेज़ी से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास बॉटल की, तो ग्लास बॉटल चूँकि हार्ड होती है, इसमें जो इनसाइड द प्रेशर है, इनसाइड जो प्रेशर होगा वो लेस होगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हम उसमें से हवा को निकालना, हमारे लिए हवा को निकालना मुश्किल होगा। इधर हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको कहता है it is easy to remove air from the balloon because the air pressure inside the balloon is very high। कहता है जी जो inside the balloon air pressure है वो बहुत ज़्यादा होगा कि as compared to atmospheric pressure, so एयर कम्स आउट ईजीली, और इसी तरह आसानी से एयर जो सी है वो बाहर आ जाएगी। इसी तरह कहता है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल होगा एयर रिमूव एयर फ्राम ग्लास बॉटल, कि हम एयर को रिमूव करें ग्लास बॉटल से। ठीक, बिकॉज द एयर प्रेशर इनसाइड द ग्लास बॉटल, कहता है ग्लास बॉटल के अंदर जो एयर प्रेशर होगा वो क्या होगा, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो लेस देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। उसके बाद आ गया जी व्हाट इज़ 7.9 व्हाट इज़ बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर बेसिकली ये आपको दिखाया गया है, ये हमारा बैरोमीटर है। और बैरोमीटर आमतौर पर यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैयर करने के लिए। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मैयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड बैरोमीटर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7.10 पे, जो कि हमारा आज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। कहता है जी वाई वाटर इज़ सूटेबल टू बी यूज्ड इन अ बैरोमीटर। कहता है वाटर हमारे लिए क्यों मुश्किल है, वाई वाटर इज़ नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन द बैरोमीटर। कहता है क्यों हमारे लिए पानी जो सा है मुश्किल है यूज़ करना, किस में, बैरोमीटर में। अगर हम देखें तो जो सी मरकरी है वो डेंस है किससे, वाटर से।
ठीक है। तो जितनी जो चीज़ डेंस होगी वो उतना ही उसका मैस क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहता जी मर्करी इज़ 13.6 टाइम्स डेंसर दैन द वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। कहता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन अ ग्लास ट्यूब वुड बी 13.6 टाइम यार मैं 30.6 टाइम्स मोर देन मरकरी। ठीक है। कहता है ये 13.6 टाइम मोर 13.6 टाइम्स मोर देन मरकरी। कहता है इसकी जो हाइट बनेगी मरकरी कॉलम से वाटर कॉलम की, वो अगर हम देखें तो अगर हमारा मरकरी 13.6 टाइम डेंसर है तो जो बेसिकली वाटर की जो हाइट बनेगी वो 13.6 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए किससे, मरकरी कॉलम से। तो हाइट ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर तो वो हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो सी हाइट है मरकरी की वो हमारे पास कितनी है, वो कितनी आती है 0.76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और तो अगर हम देखें तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.76 मीटर, ये हाइट आती है मरकरी की। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13.6 के साथ तो ये आ जाती है आपके पास 10.34 मीटर, जो कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर ही बनती है। ये MCQs भी है। कहता है सो इफ़ वी वांट टू टेक द वाटर बैरोमीटर मेक द वाटर बैरोमीटर देन इट्स वर्टिकल हाइट शुड बी अप्रॉक्सीमेट मोर देन 11 मीटर। कहता है अगर हमने वाटर को यूज़ करना है तो जो वर्टिकल कॉलम होगा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर से अबव होनी चाहिए। दैट इज़ वाई वाटर इज़ नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर। अगर आप देखें तो डायग्राम में आपके पास ये मरकरी बैरोमीटर है और ये आपके पास वाटर बैरोमीटर है। वाटर बैरोमीटर की हाइट तकरीबन आपके पास 33 फीट बनती है और मीटर में अगर हम देखें तो वो 10.36 इतनी आती है, 10.34 आएगी। और ये बनती है आपके पास 760 मिलीमीटर। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाती है 0.76 मीटर, इतनी अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर। अच्छा जी, और आज का टास्क आपका क्या है, आपने इन क्वेश्चन को लर्न करना है और अच्छी तरह इनको अपने रजिस्टर्स पे राइट करना है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, और आमतौर पर वो जो टीचर्स हैं, आमतौर पर वो जो कह लें जी पेशेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए दुआ करें। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर रिलेटेड वीडियोज़। और अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन वगैरह कोई रिलेटेड हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।